नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में टला बड़ा आतंकी हमला। पुलवामा की तरह गाड़ी में रखी गई थी आईईडी। रक्षा बलों ने वक्त रहते किया डिफ्यूज। देश में नहीं रुक रहे कोरोना की रफ्तार। मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1,58,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 6,566 नए मामले, 194 की मौत। उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल। सीएम ने ट्वीट कर बताई सच्चाई। सीएम ने कहा दुष्प्रचार करने से बचें। उत्तराखंड सरकार पर हाईकोर्ट की सख्ती। कोरोना टेस्ट क्षमता को बढ़ाकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश। देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों में गुस्सा। बोर्ड को लेकर बीजेपी कांग्रेस ने भी तीखे वार। बीजेपी ने कहा सबके हक बरकरार रहेंगे। अगले 2 दिन ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी। अलकनंदा और सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में मंदिरों के रखरखाव के मद्देनजर बनाए गए 4 धाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज में खास गुस्सा देखने को मिल रहा है। और उनका कहना है कि तमिलनाडु और केरल की तरह से उत्तराखंड सरकार भी की मंशा है कि मंदिरों का सरकारीकरण करने को लेकर इस पर अब विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस ने भी एक दूसरे पर हमला किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों में गुस्सा। चारों धामों के पंडा समाज में भी दिख रहा गुस्सा। बोर्ड को लेकर बीजेपी कांग्रेस में भी दिखे वार। बीजेपी ने कहा सबके हक बरकरार रहेंगे। देवस्थानम एक्ट पर हो पुनर्विचार। कांग्रेस। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में मंदिरों के रखरखाव के मद्देनजर बनाए गए 4 धाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज में खासा गुस्सा है। और उनका कहना है कि तमिलनाडु और केरल की तरह से उत्तराखंड सरकार भी मंशा भी मंदिरों का सरकारीकरण करने की है। बता दें कि राज्य के 4 धामों सहित 51 मंदिरों की देखरेख के लिए राज्य सरकार ने फरवरी महीने में देवस्थानम एक्ट बनाया था। इसके बाद से ही एक्ट का विरोध हो रहा है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी नैनीताल हाईकोर्ट में देवस्थानम एक्ट के खिलाफ PIL भी दाखिल कर चुके हैं। हाईकोर्ट इस मामले में सरकार को नोटिस जारी कर चुका है। चारों धामों और अन्य मंदिरों के तीर्थ पुरोहित, पंडे, हकूकधारी लगातार इस एक्ट और बोर्ड का विरोध कर रहे हैं। अभी क्योंकि कुछ हो ही नहीं रखा है ना, मुख्यमंत्री जी या कोई भी जो इसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, 6 विधायक हैं, 3 सांसद हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। क्या उनके वो, हम तो पहले से यही कह रहे हैं कि हम इस देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ हैं, आगे भी खिलाफ रहेंगे। सरकार की मंशा केवल ये है कि उससे धन अर्जित होगा और सरकार उसको किस ढंग से अपने पास लेगी। अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, अपनी इनकम का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सरकार के पास और रिसोर्सेज नहीं रह गए हैं और प्लानिंग नहीं रह गई है। सरकार का ध्यान मंदिरों पे चला गया है। इनका कहना है कि बोर्ड बनाने का औचित्य समझ से बाहर है, क्योंकि इससे पहले बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति देखरेख करती थी और यह समिति पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में होती थी। कोई गड़बड़ी समिति के कार्यकाल के दौरान नहीं हुई तो बोर्ड बनाने का मतलब क्या है। इस मामले में बीजेपी का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार की मंशा साफ है। मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कहा गया है कि सबके हक बरकरार रहेंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। कुछ लोग राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर मामले को तूल दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से बार बार कहा गया है, स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि जो हकूकदारी है, तीर्थ पुरोहित समाज है, उनके जो भी उनके अधिकार हैं उनको बरकरार रखा जाएगा। उनके साथ में कहीं छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उनके साथ सरकार कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। और इतने बार स्पष्ट होने के बावजूद अगर किसी के मन में किसी प्रकार की आशंका है तो उसके बावजूद सरकार के से बातचीत के द्वार खुले हुए हैं। लेकिन कुछ लोग राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के बेवजह में इस मामले को तूल दे रहे हैं। इधर कांग्रेस ने कहा कि सत्ता के नशे में मदमस्त होकर सरकार ने इस बोर्ड का गठन किया है। तीर्थ पुरोहित इसका विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस उनके साथ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने यहां तक कहा कि सूबे में कांग्रेस की सरकार आएगी तो देवस्थानम एक्ट पर पुनर्विचार करेगी।
देवस्थानम श्राइन बोर्ड का गठन किया, जिसका तीर्थ पुरोहित, वहाँ के आम जनमानस, तमाम लोग जो है विरोध कर रहे हैं। और उस विरोध में कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी है। हमने सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी लगातार श्राइन बोर्ड के गठन का विरोध किया है। और हमने तीर्थ पुरोहितों को, वहाँ के आम जनमानस को, हक हकूकधारियों को ये आश्वस्त किया है कि भविष्य में जब कभी भी उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी, निश्चित रूप से हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। बहरहाल देवस्थानम बोर्ड के गठन के बाद से लगातार तीर्थ पुरोहितों में गुस्सा दिख रहा है। अब ऐसे में इस पर राज्य सरकार कोई विचार करेगी या कांग्रेस के सवालों का जवाब देगी, ये देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर की यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ गया है। अब उत्तराखंड के पारंपरिक लिपू लेक सीमा तक सड़क बन जाने के बाद तीर्थयात्री सड़क मार्ग से कैलाश मानसरोवर के दर्शन करके 1-2 दिन में ही भारत लौट सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शुक्रवार को पिथौरागढ़ धारचूला से लिपू लेक को जोड़ने वाली सड़क का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस मौके पर सीडीएस जनरल विपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे और BRO के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह मौजूद रहे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पीएम मोदी का सपना हुआ पूरा, कैलाश मानसरोवर की यात्रा होगी आसान। 21 दिन का सफर 1 दिन में होगा पूरा। लिपू लेक सड़क से लोगों को राहत, पिथौरागढ़ के रास्ते मानसरोवर पहुंचेंगे लोग। सड़क से सेना की आवाजाही होगी आसान, लोगों को व्यापार करने में भी सुविधाएं। मानसरोवर की यात्रा भारतीयों के लिए आसान होगी और सेना को बॉर्डर पर पहुंचने में भी आसानी होगी। दरअसल भारत और नेपाल सीमा पर लिपू लेक और काला पानी पर चल रहे विवाद के बीच उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से लिपू लेक तक भारत ने 80 किलोमीटर की सड़क बना डाली है। इससे कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो पहले 21 दिन में पूरी होती थी, वो अब महज 1 दिन में ही पूरी हो जाएगी। इसको लेकर जहां स्थानीय लोगों में उत्साह और खुशी है, तो वहीं पड़ोसी मुल्क नेपाल में परेशानी देखी जा रही। इस सड़क से भारतीय सेना की आवाजाही बेहद आसान हो जाएगी। कुछ दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सड़क का शुभारंभ किया था, जिसके बाद अब इस सड़क को पक्का करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस सड़क के निर्माण से स्थानीय लोग खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे सीमा से लगे गांवों की आवाजाही आसान हो जाएगी। इसके साथ ही सेना भी बॉर्डर पर आसानी से आ जा सकती है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस रोड से उनके व्यापार में आसानी हो जाएगी। वर्तमान में लिपू लेक दर्रे के दुर्गम मार्ग से पैदल यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को करीब 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति यात्रा खर्च होता था। सुविधाओं के अभाव में यात्रियों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता था। घटिया पगड़ से लेकर लिपू लेक तक करीब 75.54 किलोमीटर रोड का काम BRO कर रहा है। लिपू लेक की तरफ 62 किलोमीटर तक रोड का काम पूरा हो चुका है। घटिया बगड़ से आगे की तरफ पहाड़ काट कर सड़क बनाने में ऊंचे पहाड़ होने की वजह से बहुत मुश्किलें आई। दूसरी ओर जिस तरह से नेपाल लिपू लेक और काला पानी पर अपने अधिकार की बात कर रहा है, वो वाकई हैरान करने वाला है, क्योंकि 1816 की सुगौली संधि के दौरान काली नदी को ही सीमा रेखा मान लिया गया था। इसके बाद से अब तक कोई भी संदेह इस जमीनी विवाद को लेकर नहीं था, मगर चीन की शय पर नेपाल ने अपने नक्शे में भारतीय क्षेत्र में आने वाली तमाम जगह पर अपना कब्जा और अपनी जमीन होने की बात करनी शुरू कर दी है। इससे दोनों देशों के संबंध में कुछ तल्खी देखी जा सकती है। हालांकि नेपाल ने इस रोड को लेकर आपत्ति जताई थी, लेकिन भारत ने उसका जवाब देते हुए कहा कि ये रोड हमारे क्षेत्र में बनी है, जिसका विरोध बिल्कुल भी गलत है। बहरहाल मानसरोवर यात्रा करने वालों की अब टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि चीन के रास्ते को छोड़ खुद के रास्ते जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। अब यात्रा सुगम और सुखद है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। कोरोना महामारी के बीच उत्तराखंड के जंगलों में लगी कि आग की खबरों में सोशल मीडिया में आजकल काफी वायरल हो रहे हैं। इसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि सोशल मीडिया पर कई नामी
गिनामी हस्तियां उत्तराखंड जल रहा है जैसे एक भ्रामक दुष्प्रचार का हिस्सा बनी है। आप सभी से इतनी अपेक्षा है कि आप नाम की इस तरह से दुरुपयोग ना करें। वहीं उत्तराखंड का वन विभाग प्रमुख जयराज और IPS अशोक कुमार ने क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना संक्रमण की वैश्विक महामारी के कारण लागू किए गए लॉकडाउन का असर अब नैनीताल के पहाड़ी स्वादिष्ट और सेहत से भरपूर फलों के विक्रेताओं के ऊपर दिखने लगा है। गर्मियों के मौसम में फलों का स्वाद सभी को खूब भाता है। ऐसे में स्वादिष्ट और रसीले पहाड़ी फल लोगों का जायका बढ़ाने के साथ साथ सेहत की दृष्टि में भी फायदेमंद होते हैं। लेकिन नैनीताल के फल पट्टी कहे जाने वाले क्षेत्र के काश्तकारों सहित फल व्यापार और मंडी से जुड़े लोगों पर रोटी का संकट आ गया है। नैनीताल के भवाली में फल मंडी से ही मई जून के माह में लाखों रुपए के आड़ू, खुमानी, पूलम और काफल देश के विभिन्न राज्यों में सप्लाई किए जाते हैं। तो वहीं भवाली में भी बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक भी अपने साथ जमकर पहाड़ी फलों की खरीदारी करते थे, जिससे साल भर इनकी रोजी रोटी चलती रहती थी। लेकिन साल भर जी तोड़ मेहनत करके फल बेचकर अपनी 2 जून की रोटी का जुगाड़ करने वाले काश्तकार अब फल व्यापार से जुड़े लोगों के सामने फलों के उचित दाम खरीदार न मिलने से रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। फल अभी तो कहाँ बिक रहा, पिछले लॉकडाउन की वजह से तो सारा अस्त व्यस्त ही है, फिर कुछ भी नहीं हो पा रहा। फल तो है थोड़ा बहुत, और थोड़ा तो ओले वृष्टि से ख़त्म हो गया था। और अभी आप जितनी बाजार मार्केट में बिक्री पहले थी वो बिल्कुल भी शून्य है। नागे बराबर फल आ रहा है और काश्तकारों को भी परेशानी है और हमें भी परेशानी है। माल आएगा, सप्लाई होगा, टूरिस्ट भी है बाहर का, तो उससे सप्लाई हो नहीं पाएगी। सारे दुकानदार ऐसे ही बैठे हुए हैं। ऊधम सिंह नगर में आज 7 कोरोना मरीज की मिलने से जिससे जिले में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 57 हो गई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से ट्रेन से उत्तराखंड के प्रवासियों में ऊधम सिंह नगर के 7 प्रवासियों की जांच कोरोना पॉजिटिव आई है। 7 कोरोना मरीजों को पंतनगर विश्वविद्यालय के पटेल हॉस्टल में क्वारंटाइन किया गया है। अब उनकी रिपोर्ट आने के बाद हल्द्वानी के सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। ये सब महाराष्ट्र से ट्रेन द्वारा लालकुआं आए थे, जिसके बाद सभी जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे थे, जिसमें से 3 सितारगंज, 1 खटीमा, 2 पिथौरागढ़ और 1 चंपावत का रहने वाला बताया जा रहा है, जिनके जांच के बाद मंगलवार को सैंपल भेजे गए थे, जिसकी आज रिपोर्ट आई है और वो पॉजिटिव निकला है। अब इन 7 कोरोना पॉजिटिवों को हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद नेपाल से 42 भारतीयों की वतन वापसी हो गई है। ये सभी लोग लॉकडाउन और इंडो नेपाल बॉर्डर सील होने के चलते नेपाल में फंसे थे। बता दें कि 25 मई को 2000 से ज्यादा नेपाली नागरिकों की बनबसा बॉर्डर से वापसी हुई थी, जिसके बाद आज नेपाल सरकार ने भारतीयों को उनके वतन भेज दिया। बनबसा एसओ के मुताबिक नेपाल से आ रहे लोगों को क्वारंटाइन करने को लेकर दिए गए सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है। कल भारत और नेपाल का जो बनबसा मार्ग है खोला गया था, जिसमें हमारे बनबसा थाना क्षेत्र में फंसे हुए नेपाली लोगों को पार भेजा गया और वहां से आज जो है 82 भारतीय हमारी सीमा में आए हैं, जिनकी बॉर्डर पर स्कैनिंग की जा रही है और उसके उपरांत जो भी दिशा निर्देश ऊपर से प्राप्त है उसके अकॉर्डिंगली उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही गर्मी से जल्द राहत मिलेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि 28 मई से उत्तराखंड के मौसम में बदलाव आ सकता है। बता दें कि यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो मैदानी इलाकों में गर्मी से लोगों का बुरा हाल हो चुका है, लेकिन आने वाली 28 तारीख से पूरे उत्तराखंड के मौसम में बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से तापमान में बढ़ोतरी तो हो गई है, जिसकी वजह से गर्मी और भी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन 28 तारीख से 3 दिनों के लिए मौसम में कुछ बदलाव हो सकता है।
इसी तरह पहाड़ों में बात करेंगे तो वहाँ पर भी 28 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच ही रहने वाले पहाड़ों में, जहाँ पर जिसकी हाइट से करीब 2000 मीटर या उसके आसपास है। 28 तारीख जो तापमान है, 28 तारीख से आगे जो तापमान है वो तेज़ी से गिरेंगे, क्योंकि 28 तारीख से प्रदेश में अनेक जगहों में अच्छी बारिश होने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों में हल्की से मध्यम वर्षा जो है आपको 28, 29, 30 और 31 3 से 4 दिन जो है अच्छी बारिश जो है प्रदेश में वो मिलने वाली है। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने गौलापार स्थित क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान इंदिरा हृदयेश ने अधिकारियों से व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही है। साथ ही साथ प्रवासियों और क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों की सुविधाओं का जायजा भी लिया। इंदिरा हृदयेश ने फोन करके अधिकारियों से बातचीत भी करी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि क्वारंटाइन सेंटर में बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए और उसकी आवश्यकता भी है, जिससे कि कोरोना वायरस का संक्रमण लोगों में कम फैल सके। चाय भी दे रहा है। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूछा कि उनकी सुरक्षा की क्या दिक्कत है। बोले छोटे सेंटर के लिए इतनी पुलिस हम पर नहीं डिप्लॉय करें, हम ये काम पटवारियों को सौंपेंगे, उन्हीं को सौंप रहे हैं। और साथ में उन्होंने पैसे को कैसे वितरित करेंगे ये भी बताया। मैंने कहा जो आपने आदेश किए उसकी कॉपी भेज दीजिए, तो उसकी कॉपी आ जाएगी तो मैं पढ़ लूँगी, देंगे। और 10,000 भी देंगे तब जब ये 10,000 का खर्चा बताए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी के बीच उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। इसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि सोशल मीडिया पर कई नामी गिरामी हस्तियां उत्तराखंड चल रहा है जैसे एक भ्रामक दुष्प्रचार का हिस्सा बनी है। आप सभी से इतनी अपेक्षा है कि आप इस तरीके से अपना नाम का दुरुपयोग ना करें। वहीं उत्तराखंड वन विभाग के प्रमुख जयराज और IPS अशोक कुमार ने क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। साथियों, बड़ी खेद की बात है कि कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर उत्तराखंड में वनाग्नि के संबंध में, जंगलों में आग लगने के संबंध में झूठी पोस्टें प्रसारित की गई हैं। इनमें से अधिकांशतः या तो 2016 और 17 की जो आग लगी थी उत्तराखंड में उनके फोटोग्राफ्स हैं या कहीं विदेशों से लिए गए हैं। इस बात को जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है वो भी इसको कह चुका है फैक्ट फाइंडिंग में कि पूर्णतः झूठ है। तो मैं आप सबको आगाह करना चाहता हूं कि ऐसी कोई पैनिक करने की बात नहीं है और आप सभी लोग कृपया सतर्क रहें, इस तरह के जाल में ना आए। कुछ लोग इसके माध्यम से पैसा भी इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आदमी इस तरह की अफवाहें फैलाएगा उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे, FIR दर्ज करेंगे, गिरफ्तारी भी करेंगे अगर जिस तरह का झूठ फैलाने वालों के खिलाफ। तो कृपया करके सतर्क रहें। मैं आम जनता से अपील करूंगा कि उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन हमने बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से लगाई है, उसको देखिए। और सोशल मीडिया में जितने र्यूमर फैलाए जा रहे हैं उनसे ज़रा सावधान रहिए, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ एक सनसनी बनाने की बात है जिससे हमें परहेज करना है। जंगल आपके हैं,
जंगली जीव, हमारे वाइल्ड एनिमल्स आपके हैं, हम सब मिल करके इनकी सुरक्षा करेंगे हर तरह से, चाहे बात फॉरेस्ट फायर की हो या कोई और बात हो, हम सब मिल के इसका सामना करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नैनीताल के नए कमिश्नर अरविंद सिंह हिरयांकी ने कार्यभार संभाल लिया। अरविंद कुमाऊं मंडल के 44वें आयुक्त बने हैं। इसके साथ ही अरविंद ने मुख्यमंत्री के सचिव पद का भी कार्यभार संभाला। पद ग्रहण करते ही उन्होंने अभिलेखागार का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं। साथ प्रधान साहबान की जो आशंका होगी कि हमारे वित्तीय उपास्य जो इसमें निहित है उसको लेकर कोई कठिनाई न हो, उसके लिए भी वित्तीय प्रबंधन किया जा रहा है और वहाँ पे बेहतर व्यवस्था रहने से लेकर के, सुरक्षा से लेके, पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, बिस्तरों की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनमें जो भी व्यय आएगा वो ग्राम प्रधान जी पर कोई ऐसा बर्डन ना आए और उसको राज्य सरकार वहन करेगी। इस तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित। नैनीताल हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव से प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में क्वारंटाइन सेंटर बनाने के मामले में जवाब मांगा है, जिससे बताया गया है कि ढांचागत समस्याओं को देखते हुए हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल में स्टेरिलाइज्ड क्वारंटाइन सेंटर व्यवस्था की जा रही है। जो प्रवासी रेड जोन से आ रहे हैं उसमें उनको रखा जाएगा। बता दें कि सुनवाई हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करी है, जिसमें स्वास्थ्य सचिव ने अपना पक्ष रखा है। उनमें साफ सफाई और खाने की व्यवस्था को अपग्रेड किया जाए। जो क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली के संबंध में खबरें आ रही थी और आपके चैनल पे भी दिखाया गया था, उस विषय को आज जनहित याचिका में रेज किया गया था, जिसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने जिला लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो विधिक सेवा प्राधिकरण है, उनके सचिवों को आदेश दिया है कि वो इन क्वारंटीन सेंटर्स को पर्सनली विजिट करके 3 दिन में स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे। और साथ ही स्वास्थ्य सचिव उत्तराखंड को आदेश दिया है कि जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं उनमें साफ सफाई और खाने की व्यवस्था को अपग्रेड किया जाए। और साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेशित किया है कि वो एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे टेस्ट किट्स के बारे में और साथ ही क्वारंटीन सेंटर्स के अपग्रेडेशन के बारे में। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।